Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover classifications of computer. ठीक है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन 10th में पढ़े थे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वैसी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी होता है। अब किन किन बेसिस में होता है? एक तो साइज के हिसाब से, एक फंक्शन के हिसाब से और एक डाटा हैंडलिंग के हिसाब से। अब साइज के हिसाब से हम सबसे पहले लेते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स में देखो नाम से ही पता चल रहा है, सुपर का मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ही चल रहा है, वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है पीसी इसी जैसा, ये एक सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर है, उसके पास उसकी एक्सट्रीम स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उसकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत तेज होगी जनरल पर्पस कंप्यूटर से। ठीक है, अब इनकी जो परफॉर्मेंस होती है उन्हें हम फ्लॉप्स में नापते हैं। ठीक है, फ्लॉप्स में हम उसको नापते हैं, जिसमें क्या होता है देखो, इन टर्म्स ऑफ टेंस ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसमें टेंस ऑफ मिलियन चल रही है। जो नॉर्मल कंप्यूटर में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड चलती है, इसमें टेंस ऑफ मिलियन चल रही है। ठीक है, इसलिए सुपर कंप्यूटर क्या होगा, बहुत तेज होगा, हाई परफॉर्मिंग होगा, हाई फंक्शन होगा, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होगा। अब हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे क्या हो जाए, इंटेंसिव कंप्यूटेशन का काम आ जाए, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाए, वेदर फोरकास्टिंग में आ जाए, क्लाइमेट रिसर्च में आ जाए। ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री सुपर कंप्यूटर हैज बीन इसेंशियल इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल ले लो। एग्जांपल आप स्क्रीन पे भी हैं और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, IBM डीप ब्लू, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर देखो, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ताइवान और जापान क्या करते हैं, एक एडिशनल रिसर्च करते रहते हैं कि हम इन सुपर कंप्यूटर्स को क्या कर सकें, और सुपर कर सकें, यानी और सुपीरियर बना सकें टेक्नोलॉजी में। ठीक है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा क्या कर सकता है, हर चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, इनके पास भी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज होती है और ये फंक्शंस में भी क्या होता है, हाई होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से नीचे है। अब अगर मेन फ्रेम में है तो ये मिनी और माइक्रो दोनों कंप्यूटर से क्या होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, अब मेन फ्रेम का हम ऐसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो एसबीआई के एटीएम में अब हम पीएनबी का भी एटीएम डालते हैं तो हमारे पैसे निकल जाते हैं। लेकिन अभी हम कुछ टाइम पुरानी ही बात करें तो पैसे नहीं निकलते थे, वही कहते थे कि सेम कंपनी का है तो सेम बैंक का ही कार्ड लाओ। ठीक है, अब वो इसलिए था क्योंकि उस समय तक मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी उतनी बूस्टअप नहीं थी भारत में। अब जब ये हुई तो अब आप एटीएम कार्ड डालते हैं, एसबीआई का एटीएम पीएनबी के सर्वर में जाके बात करके वहाँ पे आपकी डिटेल्स को कंफर्म करके आपका बैलेंस आपके हाथ में निकाल के दे देता है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं आज लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स को, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाई नंबर ऑफ यूजर्स को। अब कोई से भी उसका कार्ड लाओ, कोई से भी उसके कार्ड को डालो, किसी से भी पैसे निकालो, बस बैंक में बैलेंस रखो। इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, IBM की सीरीज हो गई, सिस्टम Z9 हो गया और सिस्टम Z10 के सर्वर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर सीधे समझ लो पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, अब आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर के किस किस काम के होते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना कुछ दहेज नहीं लग रहा है। फिर आ गया माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हो गए, जो हमारे फ़ोन पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करते हैं। देखा होगा आपने, इतने प्रोसेसर का फ़ोन है, इतनी चीज़ का ये है वो है, हम कहते रहते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे टैबलेट्स और स्मार्ट वॉच। माइक्रो कंप्यूटर को भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये मान लो कि माइक्रो कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, हम मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से काफ़ी चीप रेट पे ले सकते हैं। और इनका क्या कहते हैं, मेंटेनेंस का एक्सपेंस बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही कम है। एक बार फ़ोन ले लो, पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस रिचार्ज का एक मेंटेनेंस और चार्ज करते रहो। अगर आप उसको अच्छे से चला रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में सबसे पहले आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। देखो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो एक क्या कर सके, रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क या एप्लीकेशन को फुलफिल कर सके। आप जो उसको कमांड दोगे वो वही करेगा, क्यों, क्योंकि वो उसी सिंगल कमांड के लिए क्या करा गया है, बनाया गया है। अब देखो जब वो एक सिंगल कमांड ही दे रहा है तो उसके पास बाकी के फंक्शन तो है नहीं। ठीक है, अब जब एक कैलकुलेटर को सेट किया गया है तो वो कैलकुलेट ही करेगा ना, आप उससे कॉल थोड़ी बना पाओगे, ये वीडियो तो देख नहीं पाओगे। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये इनएक्सपेंसिव हो जाता है, ईजी टू मेंटेन रहते हैं। और इनकी परमानेंट मेमोरी में क्या हो जाता है, इनका टास्क का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सेट हो जाते हैं। जैसे आपने सेट करा 2 × 10 = 20, तो वो 20 ही दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है टू मीट द नीड्स ऑफ मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस।
ठीक है। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो वह कंप्यूटर्स जो क्या कर सके, डिफरेंट एप्लीकेशन या डिफरेंट टास्क को क्या कर सकते हैं, मीट कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन नीडेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क आर वायर्ड इनटू इंटरनल मेमोरी। इसमें भी इंटरनल मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़े बहुत फंक्शंस अलग कर सकता है। अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे सेल्स का बिल बिल प्रिंट करने को तो वो वही करेगा। आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके बाद कि आप दादी आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हो तो फिर वो ले लेगा। ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ डाटा हैंडलिंग में। तो सबसे पहला हमने लिखा है एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस चेंजिंग बल एक्सपेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक वेदर चेंजिंग फिनोमेना है, इलेक्ट्रिकल करंट एक चेंजिंग फिनोमेना है, मैकेनिकम हाइड्रोलिक क्वांटिटीज जो होती हैं वो चेंजिंग फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Anything that is variable with respect to time and continuous can be claimed as analog. Just like an analog clock measures time by the means of distance traveled for the spokes of the clock around the circular dial. आपने एनालॉग घड़ी भी देखी होगी। ठीक है, एक इसका एग्जांपल इसमें दिया है। अब डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, सर्टेन स्पीड में कर सकते हैं। ये बाइनरी सिस्टम पे बेस होते हैं, यानी जीरो और वन पे। ठीक है। अब आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड वो कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को ही क्या कर सकते हैं, डाटा हैंडल को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट्स एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। ज़्यादा डीप इसमें जाने की जरूरत है नहीं, जितना है इतना ही लिख दोगे काफ़ी हो जाएगा।